साथियों नमस्कार। मैं भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी जोधपुर, पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, आज हम थोड़े से एक डिफरेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली यह शारीरिक शिक्षा के डिटेल्ड अर्थ से जुड़ा हुआ है, व्यापक अर्थ की अगर हम बात करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। मैंने इसको इसलिए चुना है कि थोड़ा सा जब हम लोग फिक्चर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों ने फिक्चर्स की पद्धतियाँ बताने पर बाड़ लगा दी है। देखिए, तथ्यों का प्रमाणिक होना बहुत आवश्यक है। अगर तथ्य प्रमाणिक नहीं है तो हम लोगों को बड़ा पछताना पड़ता है। इसलिए जब भी कभी इस तरह की कक्षाएं वगैरह हम लोग लें तो हम लोगों को सदैव ये याद रखना है कि हमारे द्वारा दिए गए जो तथ्य हैं वो प्रमाणिक हों। इसीलिए मैंने थोड़ा सा आज रूटीन चेंज कर कर आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक रखा है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका नाम है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र। मेरे दाहिने हाथ पर आपको सदैव ये जो स्क्रीन दिखती रहेगी, इस स्क्रीन को आप देखते रहें, क्योंकि जो स्क्रीन मेरे बगल में दिखती रहेगी इसी कंटेंट के ऊपर हम लोग फोकस करते रहेंगे। तो देखिए, बहुत से लोग बात करते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, लक्ष्य, परिभाषाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के बात करता हूँ शारीरिक शिक्षा के स्कोप, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है क्षेत्र। क्षेत्र की मैं जैसे बात करूं, आप इसे थोड़ा सा सरल भाषा के अंदर समझिए। आज हमारे सामान्य जीवन के अंदर कोई राजनेता है, कोई पत्रकार है, कोई शिक्षक है, स्वयं मेरी तरह कोई कोच या प्रशिक्षक है, कोई पुलिस के अंदर है, कोई आर्मी में है। ये सभी उनका अपना अपना क्षेत्र है। वो उसी दायरे के अंदर बंधे होते हैं और उसी व्यक्तिगत क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं जिसके अंदर उनको नॉमिनेट किया गया है या एक तरह से उन्हें बाउंड किया गया, बाध्य किया गया है। सेम इसी तरह से आपको ये याद रखना है कि शारीरिक शिक्षा के भी कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र होते हैं। कहीं भी प्रत्येक जगह पर हम शारीरिक शिक्षा को कैटेगराइज या लिपिबद्ध नहीं कर सकते। जहां उसका विशेष उल्लेख है या जहां उसका रेफरेंस है, वहीं शारीरिक शिक्षा की हम बात करेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग, या आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग उसी शारीरिक शिक्षा की क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे लगातार। वस्तुतः शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों के बारे में बताना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जिनके बारे में डेली रूटीन के अंदर या दैनिक जीवन के अंदर हम लोग बात करते हैं। गेम्स क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, प्ले क्या है, रिक्रेशनल एक्टिविटी क्या है, लीड अप गेम्स क्या है, इंडिविजुअल गेम क्या होते हैं, टीम गेम क्या होते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स क्या है, साइक्लिंग स्पोर्ट्स क्या है। इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग स्पष्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज और आपको ये याद रखनी है, जब भी आप लोग भविष्य के अंदर ये बड़े बड़े एग्जाम देने जाएं, जिस तरह से नेट का एग्जाम हो, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी आदि के, ध्यान दीजिएगा शब्दों की सारगर्भिता के ऊपर, शब्दों की सारगर्भिता के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। शब्द ऐसी चीज होती है जिसको अगर हम लोग बाइफरगेट करें तो उसका पूरे वाक्य के अंदर अर्थ बनता है। एक एक शब्द के हजारों हजारों अर्थ हो सकते हैं। एक एक शब्द को अगर विस्तारित करके लिखें तो उसके सैकड़ों अर्थ निकल कर आ सकते हैं। तो अगर शारीरिक शिक्षा का एक विद्वान आपको, या मैं कहूं कि शिक्षित व्यक्ति आपको बनना है, तो प्रत्येक शब्द के ऊपर आपका फोकस बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। अगर शब्दों को तोड़ना आपको नहीं आता है तो आप लोग विद्वता के अंदर किसी और से पीछे रह सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बस एक हेजिटेशन होती है, जिस हेजिटेशन की वजह से हम लोग कार्य करने से हिचकते हैं। इसी हेजिटेशन को हमको दूर करनी है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि मेरे दाहिने हाथ पर जो स्लाइड्स हैं उनके ऊपर आप फोकस करते रहिएगा। उनके शब्दों को, आज का जो वीडियो लेक्चर है मैंने बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन के तैयार किया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन शब्दों के अर्थ के साथ आपको पिक्चर्स के एग्जाम्पल दिए हैं। मैं उन शब्दों के अर्थ के साथ एक एक पिक्चर का आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। अगर आपने फोकस रखा तो उसको तुरंत प्रभाव से आप क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की बात करी हमने, तो पहला एक शब्द आता है जिसे हमने सीधे सीधे तौर पर साम बोलचाल की भाषा के अंदर प्रतिदिन हम लोग यूज करते हैं, स्पोर्ट्स। अब देखिए, एक एक शब्द की सार्थकताओं को समझना है कि ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, क्या ये शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र हैं या नहीं है, और अगर हैं तो इनका कितना योगदान है। ऐसे ही शब्द जो होते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, पहला शब्द है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स क्या होता है?
देखिए, दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ रखे हैं डायग्राम के सामने से, जिसके अंदर कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो देखिए, पहली इसकी परिभाषा, ऐसी क्रिया जो शारीरिक हो जिसमें विपक्षी एक दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता करें। पुनः शब्दों पे गौर कीजिएगा, ऐसी क्रिया जो शारीरिक हो, दैट मीन्स उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी का शामिल होना बहुत आवश्यक है। दोनों एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जिसके अंदर कुछ बच्चे रिंग को पकड़कर एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों पक्ष शारीरिक रूप से उसके अंदर एक्टिव हैं। दूसरी पिक्चर को आप देखिए, दो बच्चे एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं और उनके सामने कौन रूपी टारगेट रखा हुआ है, दोनों उसके ऊपर रिंग को डालने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट हो जाता है, दोनों क्रियाओं के अंदर दोनों बच्चे, चाहे पहली पिक्चर में बच्चा खींचने का प्रयास कर रहा हो, दूसरा बच्चा जो लेटा हुआ है उसको रेसिस्ट, उसका प्रतिरोध करने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? शारीरिक रूप से अपना इन्वॉल्वमेंट कर कर, एक दूसरे के विरुद्ध दम और खम का प्रयोग कर कर। दूसरी पिक्चर के अंदर भी बच्चा ऐसा ही कर रहा है, अपनी फिजिकली न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी को प्रयोग कर कर और उस रिंग को फेंकने का कोशिश कर रहा है उस कौन के ऊपर। तो दोनों ऐसी क्रियाएं जिसके अंदर बच्चे शारीरिक रूप से इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन कंपटीशन जरूरी हो। अब चाहे वो कैसा भी कंपटीशन हो, ऐसी एक्टिविटी फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कहलाती है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा के अंदर स्पोर्ट्स कहते हैं। दूसरा शब्द आता है हमारे पास गेम्स। देखिए, पिछला शब्द हमने पढ़ा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि ऐसी क्रिया जो शारीरिक हो और जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता हो। बस इसे याद रखना है, गेम्स स्पोर्ट्स का ही अग्रिम भाग होता है। और मेरे दाएं हाथ की तरफ स्लाइड को देखिए, क्या लिखा हुआ है, देखिए इसके अंदर कि गेम्स नियमों के तहत किसी स्पोर्ट्स में भाग लेना। कितनी सरल परिभाषा है, नियमों के तहत किसी स्पोर्ट्स में भाग लेना। स्पोर्ट्स क्या था? स्पोर्ट्स था ऐसी क्रिया जो शारीरिक हो और जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता करें। हमने करी प्रतियोगिता, हमने जब स्पोर्ट्स को खेला, एक बच्चा दूसरे बच्चे के विरुद्ध रिंग को खींच रहा है, दाएं खींच रहा है, बाएं खींच रहा है, ऊपर दे रहा है, झटका दे रहा है, या दो बच्चे एक दूसरे के साथ रिंग को फेंक रहे हैं, कोई पैर को आगे ले जा रहा है, कोई बॉडी को पीछे झुका रहा है, कोई हाथ को ऊपर रख रहा है, कोई नीचे रख रहा है। वहां कोई नियम नहीं था, लेकिन अब इसका रूप चेंज हो गया है। अब ये क्या बन गया है? अब ये बन गया है गेम्स। अब आपको एक दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता तो करनी है, लेकिन प्रतियोगिता कैसे करनी है? सर्टेन रूल्स के तहत। जैसे आपके सामने दोनों डायग्राम्स हैं, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे ट्रैक की लाइन पे दौड़े। आप अगर अपनी लाइन से बाहर निकले, फाउल है। आपको इस जंप के ऊपर से, हडल के ऊपर से कूद कर जाना है। अगर हडल नीचे गिरी तो आप डिस्क्वालीफाई है। आप अपने साथी को टच नहीं कर सकते, आप अपने साथी को पुश नहीं कर सकते। ये सर्टेन रूल्स है। यहाँ भी बच्चा एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहा है, एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहा है, लेकिन यहाँ अब नियम बना दिए गए हैं। तो यही दो छोटे छोटे अंतर हैं शारीरिक शिक्षा के दो क्षेत्रों में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। हम लोग प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में इनको प्रयोग करते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं होता कि बेसिकली स्पोर्ट्स क्या है, गेम्स क्या है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन शब्दों को आप याद करें तो आपके लिए शारीरिक शिक्षा का कोई भी पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। दोनों शब्दों से जुड़ा हुआ एक और शब्द आता है, जब हमने अंग्रेजी के शब्दों की बात करी, गेम्स, स्पोर्ट्स, और तीसरा शब्द आता है प्ले। देखिए, यहाँ थोड़ा सा कंट्रावर्सीज है, हम लोगों को इनको समझना होगा। बहुत से लोग, जब हम लोग बात करते हैं प्ले, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर अंतर ही नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएशन नहीं निकाल पाते, लेकिन ये तीनों वर्ड अपने आप में एक दूसरे से पूर्णतः अंतर रखते हैं। अब देखिए, जो शब्द आया प्ले, ये इस प्ले का मतलब था खेल। और खेल अगर आप बात करेंगे तो शारीरिक शिक्षा के अंदर अपने आप से एक अलग चैप्टर आता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि खेल शब्द की परिभाषा क्या है। तो खेल ऐसी गतिविधि जो मनुष्य को आनंदित कर दे। अब ये आवश्यक नहीं है कि वो गतिविधि जो आनंदित कर रही है वो फिजिकली एक्टिविटी हो सकता है किसी को जो खेल है वो ताश खेलना पसंद हो, जैसा कि आप मेरे दाएं हाथ की स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल देख पा रहे हैं कि देखिए, यहाँ कुछ बच्चे ताश खेल रहे हैं और इनको ताश खेलने में असीम आनंद मिल रहा है। लेकिन क्या ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं?
नहीं। एक व्यक्ति, आप मेरे दाईं हाथ की स्क्रीन के ऊपर देखिए कि ये म्यूजिक सुन रहा है, अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है, ये गतिविधि तो कर रहा है, ये आनंद तो ले रहा है, ये मनोरंजनात्मक गतिविधि कर रहा है, इसके लिए ये एक प्ले है, इसके लिए अपने आप का एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन क्या ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है? नहीं। तो इसी के साथ आप अगला उदाहरण देखिए, फिर से मेरे दाईं हाथ की स्क्रीन पे कुछ बच्चे स्ट्रीट के ऊपर अपनी चप्पलें रखकर खेल रहे हैं। ये इसके अंदर जिगजैग रन कर रहे हैं, चाहे आप इसे खो खो कह दीजिए, चाहे आतिया पातिया कह दीजिए, चाहे पकड़म पकड़ाई कुछ भी कह दीजिए, लेकिन यहाँ इनको अपने आप में मनोरंजन आ रहा है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जहाँ गेम्स एंड स्पोर्ट पूर्णतः जहाँ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पूर्णतः शारीरिक शिक्षा के भाग थे, क्षेत्र थे, वहाँ प्ले या मनोरंजनात्मक गतिविधियां आंशिक रूप से इसके भाग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ गतिविधियों के अंदर हम लोग शारीरिक क्रिया करते हैं और कुछ के अंदर शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं। शारीरिक शिक्षा के अंदर अगला क्षेत्र या व्यक्तिगत शब्दावली आती है इंडिविजुअल। इसे इवेंट भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं। इवेंट जहां किसी व्यक्तिगत खेल स्पर्धा के अंदर, या मैं कहूं किसी खेल स्पर्धा के अंदर कुछ पद्धतियों को कैटेगराइज किया हुआ होता है। जैसे कि हम बात करें किसी भी व्यक्तिगत गेम की, जैसे शूटिंग है, शूटिंग के अंदर 10 मीटर, 50 मीटर, या मैं बात करूं एथलेटिक्स जैसे वहाँ 100 मीटर, 200 मीटर, तो हम इंडिविजुअल इवेंट भी कह सकते हैं और इसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र जो अगला स्कोप है, इसे हम इंडिविजुअल कहते हैं। ऐसा इवेंट या ऐसी स्पर्धा जिसमें एक के विरुद्ध एक संघर्ष करे। अब वो संघर्ष कैसा हो सकता है? वो संघर्ष आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तीनों ही भारत के नामचीन खिलाड़ी हैं, एक रह चुके हैं बीच में जो है, और इन रहने वाले को आप जान चुके होंगे, ये पूर्ववर्ती केंद्र सरकार के अंदर खेल मंत्री भी रह चुके थे। इनके दाएं और बाएं दोनों तरफ दोनों महिला खिलाड़ी है, एक ओलंपिक मेडलिस्ट है और एक आर्चरी की राइजिंग स्टार है। मैं तीनों का ही नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तीनों नाम अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड नेम रखते हैं। और जो दो हैं, एक शूटिंग का और एक बैडमिंटन का जो आपके सामने इमेज है, ये दोनों तो ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, तो आपको अपने आप में ये पता होना चाहिए कि ये कौन है। फिर से स्पष्ट कीजिए, शारीरिक शिक्षा का अगला क्षेत्र जिसमें एक के विरुद्ध एक संघर्ष करे। अब वो कैसे हो सकता है? वो आमने सामने भी हो सकता है, एग्जाम्पल बैडमिंटन है, टेनिस। वो अगल या बगल में भी हो सकता है, एग्जाम्पल शूटिंग, आर्चरी या एथलेटिक्स। या मैं बात करूं, वो एक के बाद एक भी हो सकता है, जैसे स्क्वैश, इस तरह के गेम्स के अंदर जहां, या मैं बात करूं पोलो, या सॉरी पोलो नहीं, मैं बात करूं गोल्फ, मैं गलती से बोल गया पोलो, गोल्फ, जहां एक के बाद आपको चांस मिले, लेकिन आप कॉम्पीट कहां कर रहे हैं? एक के विरुद्ध आप एक से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इसे ध्यान रखना है, ये इंडिविजुअल इवेंट या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कहलाया है। ये शारीरिक शिक्षा का चौथा क्षेत्र है। अगले क्षेत्र की हमने बात करी, और इंडिविजुअल इवेंट के बाद या व्यक्तिगत स्पर्धा के बाद आता है टीम गेम या समूह स्पर्धा। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी के अर्थों या शब्दों के अर्थ दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों की शब्दावली अलग अलग होती है, लेकिन उनके शब्द जो है, जो अर्थ लिखते हैं, वो सामूहिक रूप से एक ही आते हैं। और देखिए, ये जो टीम गेम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जब एक समूह के विरुद्ध समूह संघर्ष करे, अब वो समूह क्या हो सकता है कि वो समूह दो का दो के विरुद्ध भी हो सकता है। अभी हमने देखा कि बैडमिंटन जब पीवी सिंधु खेल रही थी तो वो एक के विरुद्ध एक संघर्ष कर रही थी, तो दैट वाज इंडिविजुअल इवेंट। लेकिन बैडमिंटन के अंदर ये एक डबल इवेंट होता है जहां दो के विरुद्ध दो संघर्ष करते हैं, तो वो अपने आप में एक टीम इवेंट हो गया। और यहाँ देखिए, ये एक एग्जाम्पल या जो चित्र आपके सामने आ रही है, इसको देखकर मुझे बड़ा आनंदित मैं महसूस हो रहा हूँ। ये दोनों पिक्चरें जो है, ये मेरी अकादमी से रिलेटेड है। एक पिक्चर जो मेरे दाएं हाथ की तरफ आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बीएसएफ ऊर्जा कप हुआ था, जो हमारे स्टेडियम के अंदर संपादित हुआ था, जिसके अंदर ब्लू जर्सी के अंदर मेरी अकादमी की टीम खेल रही है और यहाँ एक टीम के विरुद्ध दूसरी टीम संघर्ष कर रही है। टीम इवेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रतियोगिता के अंदर हमारी टीम ने विनर, प्रतियोगिता के अंदर विजेता का खिताब हासिल किया था।
और आप देख सकते हैं कि तत्कालीन भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जो उस वक्त रिटायरमेंट जिन्होंने लिया ही लिया था, बाईचिंग भूटिया, और जोधपुर के आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो भी वर्तमान में जल मंत्री हैं, और इन्हीं के साथ अर्जुन अवार्डी फुटबॉल के श्री मगन सिंह जी राजवी, उनके साथ मैं और मेरे खेल अधिकारी श्री हरिराम चौधरी जी इस पिक्चर के अंदर है। तो पुनः मैं परिभाषा के ऊपर आता हूं कि टीम इवेंट ऐसा जिसमें समूह के विरुद्ध समूह संघर्ष करे, समूह की संख्या व पर्टिकुलर गेम के हिसाब से कुछ भी हो सकती है, वॉलीबॉल में 6, फुटबॉल में 11 या अन्य किसी खेल में उनके हिसाब से जो भी उनके नियम उस खेल के अंदर निर्धारित करते हो उनकी संख्या को। शारीरिक शिक्षा के अगले क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए लगभग ये चीज स्पष्ट कीजिएगा, शारीरिक शिक्षा का मतलब फिजिकल एक्टिविटी। तो आप इस चीज को मत सोचिएगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए ये वही शब्द हैं जो एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करते हैं, और यही जो है प्रश्न बनकर आते हैं। फिर इनका प्रश्न देते वक्त हम लोग उत्तर देते वक्त ये बात करते हैं कि ये तो हमें पढ़ा ही नहीं गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हजारों बार हमने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली गेम्स क्या था, स्पोर्ट्स क्या था, प्ले क्या था, इंडिविजुअल क्या है, टीम गेम क्या है, या अन्य चीजें जो क्या है। तो उसी से जुड़ी हुई एक चीज और मैं आपके सामने रख रहा हूं, साइक्लिक स्पोर्ट्स या साइक्लिक एक्टिविटी, हिंदी में कहेंगे चक्रीय। तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को स्पष्ट कीजिए कि कोई भी ऐसा कार्य है जिसकी प्रकृति अंत तक एक जैसी बनी रहे। मतलब उसका नियम हो गया ये कि जब तक आप एक्टिविटी को खत्म नहीं कर दोगे आपको उस प्रकृति को दोहराना पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं दोहराएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या उस कार्य को करने के दौरान थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन आपको अंतिम दौर तक वही कार्य करने हैं। मेरे दाहिने हाथ की तरफ आप देखिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं। 110 110 मीटर हर्डल रेस, जिसके अंदर बार आपको निश्चित दूरी के बाद हर्डल्स को जंप कर कर या ऊपर से क्रॉस कर कर जाना है, और जो निर्धारित हर्डल्स को निर्धारित समय के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर पार करेगा वही विजेता होगा। दूसरा एग्जांपल आप देखिए साइकिलिंग, जिसे हम कहते हैं साइकिल चलाना। इसके अंदर भी चाहे 50 किलोमीटर हो चाहे कुछ और इवेंट हो, लेकिन अंतिम समय तक आपको साइकिल को पैडल मारने ही मारने हैं। दोनों गतिविधि के अंदर आप देखिए कार्य की प्रकृति एक जैसी है। यहाँ पहले एग्जांपल में जहां एक निश्चित दूरी के बाद आपको हर्डल को जंप करना ही करना है, उसके साइड से नहीं निकल सकते, उसके नीचे से नहीं जा सकते, उसके ऊपर से ही जाना है। कार्य की प्रकृति एक जैसी है निश्चित अवधि के बाद। दूसरा एग्जांपल साइकिलिंग, 50 किलोमीटर तक आपको एक ही एक प्रक्रम को दोहराना है। तीसरे इवेंट के ऊपर आइए आप, पैदल चाल, जिसे वॉक भी कहा जाता है, जिसके अंदर लंदन ओलंपिक में भारत के बसंत बहादुर राणा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। उसके अंदर भी देखिए आप जैसे ही हिप के एक पर्टिकुलर मूवमेंट को, या मैं कहूं कि जो हमारा फीट है, देखिए फुट और फीट दोनों को अंतर समझिएगा। फुट क्या है? फुट निचला पूरा हिस्सा, फिट फुट का निचला तला। अगर हमने फिट का पर्टिकुलर एरिया जमीन के कांटेक्ट में नहीं लाए तो हमें उस इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अंतिम समय तक हमें उसके कार्य की पद्धति वैसी ही बना के रखनी पड़ती है जैसा कि उस इवेंट की डिमांड है। मतलब एक जैसी प्रकृति, उसे ही चक्रीय स्पोर्ट हम लोगों ने कहा। अगला क्षेत्र आता है असाइक्लिक या अचक्रीय स्पोर्ट। दोनों के अंदर केवल एक ही शब्द का अंतर है। जहां चक्रीय शब्द के आगे अ लगा, साइक्लिक के आगे ए लगा, वो अचक्रीय। तो जैसा कि शब्दों से समझ सकते हैं, जिसके अंदर अ शब्द लग जाता है मतलब उसमें उस चीज का अभाव होता है। ठीक है, तो असाइक्लिक है तो साइक्लिक, है तो साइक्लिक, शब्दों को समझिएगा। अचक्रीय, पहले वो क्या है? चक्रीय। क्रिया तो उसमें एक जैसी होगी, लेकिन अचक्रीय क्रिया एक जैसी होगी लेकिन मूवमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। इसे आप समझिएगा। अगर ये आपके समझ में आ गया, पुनः मैं कह रहा हूं, देखिए अचक्रीय तो पहले उसमें क्या है? चक्रीय, लेकिन आगे क्या लगा? आय, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं चक्रीय का समावेश तो होगा, साइक्लिक एक्टिविटी तो होगी, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर होगा। वो क्या अंतर होगा? वो होगा वो क्रिया होगी तो प्रकृति में एक जैसी, उसकी नेचर तो सेम होगी। दौड़ना है तो दौड़ना है, भागना है तो भागना है, कूदना है तो कूदना है, खेलना है तो खेलना, लेकिन मूवमेंट्स में विविधता हो सकती है। अब देखिए 2 एग्जांपल बड़े सीधे सीधे से मैंने आपके सामने दाहिनी स्क्रीन के ऊपर दिए हैं। देखिए 2 गेम दे रखे हैं, कोई भी गेम आप इनको मान लीजिए, चाहे इनकी जगह हॉकी हो चाहे बास्केटबॉल हो, कोई भी हो। हमने यहाँ रग्बी और 2 फुटबॉल गेम लिए हैं। दोनों की प्रकृति एक है। रग्बी के अंदर आपको विरोधी से बचते हुए बॉल को अपने हाथ में लेकर निर्धारित गोल रेखा को पार करनी ही करनी है, लेकिन विरोधी से बचने के लिए
आप दाएं भी जा सकते हैं, बाएं भी जा सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं, लेट भी सकते हैं, बॉल को हाथ से भी मार सकते हैं, पैर से भी मार सकते हैं। तो प्रकृति तो एक ही है कि बॉल को लेकर विरोधी से बचते हुए जाना है, लेकिन मूवमेंट्स में विविधता है। जंपिंग भी आ गया आपके, स्लाइडिंग भी आ गया, टर्निंग आ गया, ट्विस्टिंग आ गया। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, लगभग वही मैंने इसको शो किया कि किस तरह से हम लोग, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, तो नेचर उसकी वही रहेगी, लेकिन मूवमेंट्स में विविधता रहेगी। ये असाइक्लिक एक्टिविटी हो गई है। साइक्लिक मोमेंट्स एक जैसा रहेगा, दोनों हिप्स अगर वॉकिंग में जा रहे हैं मोमेंट्स एक जैसा रहेगा, पैडल साइकिल के एक जैसे रहेंगे। असाइक्लिक, आप बॉल हाथ में पकड़कर भाग रहे हैं, फुटबॉल आप बॉल को पैरों से लेके जा रहे हैं, लेकिन कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्लाइड मारा, कभी आपने बैक टर्न लिया, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये दोनों के अंदर मुख्य अंतर है। शारीरिक शिक्षा का अगला क्षेत्र ही आता है, हम बात करते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स, जिसे द्वंद्वात्मक स्पर्धा या द्वंद्वात्मक खेल भी कहा जाता है। देखिए, द्वंद्व प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ होता था कुश्ती करना। ये लगभग मुगलों के समय से और प्राचीन राजपूत शारीरिक शिक्षा के काल के समय से आया था। तो द्वंद्व का मतलब कुश्ती करना, लेकिन यहाँ द्वंद्व का मतलब थोड़ा सा अलग है। जिस तरह से कुश्ती एक दूसरे को छूकर या टच कर खेली जाती थी, उठा पटक कर खेली जाती थी, तो देखिए छूकर उठा पटक कर दोनों के अंदर अंतर है। छूना बहुत से गेमों के अंदर होता है, फुटबॉल में भी छुआ जाता है, हॉकी में छुआ जाता है, लेकिन द्वंद्व करना, उठा पटक करना, कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसमें विशेष तौर पर विरोधी के शरीर को छूते हुए, उसे प्रहार करते हुए एक दूसरे को हराना होता है, विजयी करना होता है। तो देखिए, दो मेरे दाएं तरफ की स्क्रीन के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं, बॉक्सिंग और एक मैं कहूं जिसे आधुनिक भाषा के अंदर मार्शल आर्ट या कुछ ऐसा ही खेल कहा जाता है, जिसके अंदर बॉक्सिंग के अंदर हम एक दूसरे को मुक्कों से छूकर द्वंद्व कर बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जिसे कि हम लोगों ने मार्शल आर्ट का ही रूप कह दिया है, उसके अंदर हम लोग हिट कर रहे हैं शरीर के किसी भी हिस्से से, लेकिन उसके अंदर सीधी सी एक ही थीम है कि द्वंद्व करना है, दूसरे को हराना है। कैसे? बीट करते हुए, पीटते हुए, मारते हुए। तो ये भी अपने आप में शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर प्रतिद्वंदी के शरीर को छूकर, उसे बीट कर मारकर जब किसी स्पर्धा का नतीजा निकाला जाता है, कैसे भी, चाहे अंकों के आधार पर, चाहे नॉकआउट आधार पर, या जजों के फैसलों के आधार पर, तो वह द्वंद्वात्मक स्पोर्ट्स के अंदर आता है। तो साथियों, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और क्लियर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। मैं पुनः ये स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोग जो है आकांक्षाएं रख रहे हैं कि सर बहुत शॉर्ट में समझा दीजिए, नट शेल के अंदर समझा दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपको अगर ये लग रहा हो कि सब कुछ शॉर्ट ट्रिक से मिल जाए, आसान नहीं है। हमें अगर भविष्य को सुदृढ़ बनाना है, मकान को बहुमंजिला बनाना है, तो उसकी नींव को गहरा और चौड़ा रखना, आधार का मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, मैं समझ पा रहा हूँ आपको ये लग रहा है कि 1 घंटे के वीडियो के अंदर बहुत से लोग आते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं। और वो 1 घंटे के अंदर आपको लगता है कि सर उन्होंने पूरा 1 यूनिट करा दिया, एज यू विश। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आप लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। यहाँ जो निःशुल्क मैं मेरे उन साथियों के लिए कार्य कर रहा हूँ जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ मुझसे व्हाट्सअप किया, या अगर मैं कॉल भी पिक कर पाया तो उन लोगों ने एक बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, एक सहकर्मी के नाते, एक साथी के नाते ये उम्मीद रखी कि सर वर्तमान समय में आप जब खाली हैं तो कुछ कीजिए। और मैंने जब ये इनोवेशन लिया है, मैंने आप लोगों के बीच में, आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रयास करने के लिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, और बहुत ज़्यादा मुझे लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर समय देना पड़ा, और बहुत ज़्यादा हिंदी टाइपिंग इस तरह का काम करना पड़ा। लेकिन मैंने ये सोचा कि आपके लिए जब ये काम करूं तो जो ये 2 या 3 मिनट की आपकी क्लिपिंग बनती है, इस क्लिपिंग को बनाने के लिए कम से कम 20-22 मिनट जाते हैं। अगर आपका 12-13 1 मिनट का वीडियो जाता है तो उसके लिए 4 घंटे हमारे लगते हैं। तो जब हम लोग 4 घंटे दे रहे हैं तो आप लोग 12-15-13 मिनट तो दीजिए, जिससे कि आपका भविष्य का आधार सुदृढ़ हो। बार बार मैं ये कहता आया हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा बार अभ्यास करेंगे, विषय वस्तु को जितनी सरलता के साथ लेकिन गहराई के साथ आप समझेंगे, सरल होना बहुत जरूरी है,
लेकिन गहराई होना भी बहुत आवश्यक है। अगर गहराई से आपने उसको नहीं समझा, केवल उथले पानी के ऊपर रहे, तो नीलबटा सन्नाटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। थोड़ा सा मैं हंस लूं, मेरे एक साथी ने कमेंट भी किया था कि सर आपका नेचर कैसे चेंज हो गया। देखिए भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूं कि जब वो पीटीआई के बैच चलते थे, तो एक से एक बड़े जरासंध, एक से एक बड़े शिशुपाल, एक से एक बड़े अतिकाय, अहिरावण, और मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े दानव हमारे शारीरिक शिक्षा के भाई लोग वहाँ आते थे। और उनके सामने एक निरीह गरीब व्यक्ति सामने खड़ा हो, हजारों की भीड़ को फेस कर रहा हो, कोई यहाँ से अट्टहास कर रहा है, कोई वहां से अट्टहास कर रहा है, तो वहां पर ऐसी ही नेचर रखनी पड़ती थी ताकि कक्षा निर्बाध रूप से चले। ज्यादा से ज्यादा समय आपको पढ़ाने पड़ जाए, फिर भी आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा वीर महाबली निकल ही आता था जिससे आमने सामने ब्रह्मास्त्र की लड़ाई करनी पड़ती थी। कभी हम हारते थे, कभी वो हार जाते थे। लेकिन पुनः ये मजाक की बात थी, मैं आता हूँ। शॉर्ट्स में कभी नहीं चलना, गहराई में जाकर पढ़िए, विस्तृत पढ़िए। जब आपने एक बार विस्तृत पढ़ लिया, जीवन के अंतिम समय तक आपको कभी उस चीज को भूलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप लोगों की सेवा में कल इस चैप्टर को फिर चालू हुआ, फिर से आपको बताता रहूंगा। आप लोग मुझे बताएं कि और क्या इनोवेशंस करने हैं। आप लोग बताएंगे नहीं तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है 2 4 5 दिन बाद मेरा भी उत्साह ठंडा हो जाए। आज वैसे भी मेरे जबरदस्त तरीके से सर दर्द हो रहा था, रात को 2:30 से 3 बजे नींद आई थी। आप लोगों के लिए जो एक काम कर रहा था उसको करने के बाद पूरा दिन आप सोचिए कि पूरा दिन अगर हम गर्दन झुकाएं, टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, सामने स्क्रीन है जिसका हाई रेजोल्यूशन है, तो आंखों में कितना दर्द होता है, गर्दन में कितना दर्द होता है। फिर एक साथी ने कमेंट किया था कि अब मैं क्या नाम लूं उस साथी का, कि सर बताइए साइटिका का सर्वाइकल से क्या संबंध है। अरे तो मेरे दादा भाई, मैं 8 8 घंटे बैठा हुआ हूँ, मेरी लोअर बैक कुर्सी के ऊपर टिकी हुई है, तो ये साइटिका ही तो ऊपर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत लंबे समय तक अपनी अपर बॉडी को आगे डायगनली 45 डिग्री पर, ना थोड़ा सा उससे ऊपर झुकाकर काम कर रहा हूँ। इसी वजह से आज सुबह से मैं इसको फील कर रहा हूँ, क्योंकि 4 5 दिन से मैं लगातार सिटिंग कर रहा हूँ 6 6 7 7 8 8 घंटे, जिसकी वजह से आज मुझे थोड़ा सा अपर बैक के ऊपर, जहां हमारा एटलस एक्सेस खत्म होता है, जहां हमारी खोपड़ी टिकी होती है एटलस और एक्सेस पर, यहीं से आप ध्यान दीजिएगा हमारी जितनी भी स्पाइनल कोर्ड्स की नर्व्स हैं, वो सारी नर्व्स यहीं से ऊपर सीएनएस को काम करने के लिए जाती है। यहीं से संवेदी तंत्रिकाएं अंदर जाती हैं और यहीं से प्रेरक तंत्रिकाएं बाहर आती है। सेंसेशंस को अंदर लिया और आपके जो भी वर्क करना है मोटर नर्व्स ने उसे आदेश दिया। तो ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी आपको कोचिंग के दौरान बताया था, जब भी व्यक्ति को फांसी लगाई जाती है तो उसकी मृत्यु दम घुटने से नहीं होती है। जब उसे फांसी के फंदे पर लटकाते हैं तो वहां नेक पर, जहां हमारी मेरुदंड की प्रथम वर्टिब्री है, कशेरुका है, कशेरुक दंड की, क्या नाम है उसका, एटलस, वो एक्सिस के ऊपर टिकी हुई है। मैंने आपको बताया था कि दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी मैं लाइव नहीं हूं, एटलस, ये एक्सिस, ये क्या है, ये एक्सिस है, और ये एटलस इसके अंदर इस तरह से घुसती है। तो देखिए एटलस के ऊपर मान लीजिए ये जो मेरा ऊपर वाला हाथ है, ये हमारी खोपड़ी है, और ये खोपड़ी पूरी एक्सिस के ऊपर एटलस के माध्यम से रखी हुई है, और ये एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव करती है। इसीलिए हमारी गर्दन को हम दाएं और बाएं घुमाते हैं। अब देखो इसके अंदर आप देखना केवल 2 ही मूवमेंट हो रहे हैं, दाएं या बाएं। कैसे हो रहे हैं, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे भी हो रहे हैं। लेकिन आप एक बताओ, क्या पूरा मेरा हाथ घूम पा रहा है, क्या नहीं घूम पा रहा। इसीलिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर फुल नेक रोटेशन को वर्जित किया गया है। आपकी नेक रोटेट नहीं हो सकती। मैंने कोचिंग में भी हजारों बार बताया था, रोटेशन आपको दाएं या बाएं जो घुमाना है। मैंने हाथ का एग्जांपल दिया था, इनवर्ड और आउटवर्ड, आपको ध्यान होगा प्रोनेशन सुपनेशन के अंदर हमने बताया था। और जब कंधे के मूवमेंट की बात करी थी तो इसे सर्कमडक्शन कहा था। तो इसलिए आप ध्यान रखना है, आप लोग शारीरिक शिक्षक है, मैं भी एक कोच हूँ, कभी भी नेक का फुल रोटेशन नहीं होता है। अगर होगा तो आपके लिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसका बेसिक मूवमेंट है ही नहीं। आप देखिए मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल से किया, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, बस यही मूवमेंट होते हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, साइडवर्ड, या हाफ रोटेशन, ये भी साइडवर्ड टू साइडवर्ड है, या अपर में साइडवर्ड टू साइडवर्ड। कभी भी फुल रोटेशन नहीं करना है। अच्छा लगा हो दुआएं देना, गुन्नू के लिए प्रार्थना करना कि बड़ा होकर बहुत अच्छा काम करे।
अभी उसने नासा का ड्रीम कर रखा है। भगवान से प्रार्थना करूंगा जैसी उसकी इच्छा है, लेट हिम प्ले, खेलने दो उसको जैसा वो चाहे, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद उसके लिए बहुत आवश्यक है। जो लोग मुझसे पढ़कर गए और अभी भी जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी तो सारी इच्छाएं गुल्लू के पीछे ही हैं। जय हिंद, जय भारत। भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी, जोधपुर।